बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज सूबाई और कौमी असम्बली के कुल मिलाकर 13 नशिस्तों पर पाकिस्तान भर में इलेक्शन हो रहे थे। पंजाब की कुछ सीटें और कुछ सीटें खैबर पख्तूनख्वा की एक स्पेशली हरीपुर वाली सीट जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एक तो मियां अज़हर साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, हमारे अज़हर साहब के वालिद और साबिका गवर्नर पंजाब, वो जब इंतकाल हो गया उनका तो वो सीट वेकेट हुई। एक उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है जो जहाँ पर तहरीक इंसाफ खुद से कॉन्टेस्ट कर रही है, और एक सीट हरीपुर वाली है जहाँ पर उमर अयूब साहब, साबिका अपोजिशन लीडर, जो 9th में के केसेस में जब उनको सज़ा हुई उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो सीट खाली हुई थी और वहाँ पर उनकी अहलिया मद्दे मुकाबिल है मुस्लिम लीग नून के। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहाँ पर मैंने रिजल्ट्स देख रहा था आज, तो पीपल्स पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट खैबर पख्तूनख्वा से उस एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी कुछ वोट्स पड़े थे। ऑब्वियसली रिजल्ट्स का आने का सिलसिला जारी है, गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी है, और ऑब्वियसली ऑफिशियल रिजल्ट तो वही होगा जो रिजल्ट्स कंपाइल करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आपको और मुझे देगा। डिफरेंट ट्रेंड्स देखने आए, और मेनली लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि दो ही सीटें थी जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा मीडिया का, यह था जहाँ पर तहरीक इंसाफ और नून लीग मद्दे मुकाबिल थी। दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस का बायकॉट कर रखा है, लेकिन ये दो सीटों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की समझ ऐसे मुझे तो नहीं आ सकी कि अगर बायकॉट करते हैं तो सबका करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आप कॉन्टेस्ट करते हैं। बहरहाल यहाँ पर भी दो चीज़ें जो दो पॉइंट्स हैं, एक तो पार्शियल बायकॉट नज़र आया कि 13 में से 11 सीटें विकेट छोड़ दी, वहाँ पर कॉन्टेस्ट नहीं किया और 2 पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। फिर मौरूसी सियासत की तहरीक इंसाफ हमेशा से नाकिद रही है, लेकिन ये दोनों सीटों के ऊपर जो साबिका मेंबरान थे असम्बली के तहरीक इंसाफ के, उनकी फैमिलीज ही कॉन्टेस्ट कर रही हैं। ज़रा अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं जो आज फिर रिपोर्ट करते रहे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता रहा। लाहौर में ऑब्वियसली हाईलाइटेड सीट है, नुमान साहब मद्दे मुकाबिल अरसलान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल वहाँ पर PMLN है। वहाँ पर जाबिर साहब हमारे साथ हैं, हमारे लाहौर से नुमाइंदा हैं, सारा दिन आज फील्ड में रिपोर्ट करते रहे। जाबिर से जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड होल डे और अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, हु इज़ लीडिंग। ऑब्वियसली फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट्स वही होंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा। जाबिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाबिर, आज आप 1 to 9 में मौजूद रहे, सारा दिन क्या देखा अभी तक? ऑब्वियसली गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आए हैं वो आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या वोटर टर्नआउट था, ट्रेंड क्या देखा आज आपने सारा दिन? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने कई ऐसे पोलिंग बूथ भी देखे जहाँ आज सुबह जो है वो लोगों ने अपने वक्त से पहले यहाँ पे आके वोट कास्ट किया। ये सूरत हाल हमने आम इलेक्शन में भी देखी थी, और आप जानते हैं कि ये वोटर जो हैं वो ख़ास तौर पे उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तहरीक इंसाफ से। लेकिन अमूमी तौर पर ये समझा जा रहा था कि शायद इस हलके में जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया था कि बाइकाट नहीं किया जाएगा बल्कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि मियां अज़हर मरहूम साहब की खाली करदा ये नशिस्त थी जो जिनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, तो यहाँ से पहले तो ये समझा जा रहा था कि शायद हमाद अज़हर खुद जो है वो रोपोशी में रहते हुए शायद इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। उनके भांजे चौधरी अरसलान यहाँ से मद्दे मुकाबिल हैं हाफिज नुमान के, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पे फिर उसके बाद टर्न आउट ऐसा नहीं रहा कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई पेशन गोई की जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि 40% के करीब आम इलेक्शन में टर्न आउट रहा था। ओवरऑल तो यहाँ सूरत हाल पुरअमन रही। 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वोटिंग जो है वो होती रही, और वो लोग जो कि अंदर थे उन्हें 5 बजे के बाद उन्हें वोट कास्ट करने का जो है वो इजाज़त दी गई, जबकि वो लोग जो कि बाहर थे उनको रोक दिया गया। तमाम यहाँ मजबूरी तौर पर सूरत नॉर्मल रही। अच्छा जाबिर, ये बताइएगा PTI की जानिब से कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जनाब हमारे पोलिंग कैंप भी कोई उखाड़े गए वहाँ पे लाहौर में, कुछ आपने देखा है ऐसा वहाँ पर? देखिए, इस हवाले से मोइन रियाज कुरैशी जो है अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, वो जब यहाँ पर आए तो उनकी जानिब से कुछ कागजात और कुछ पर्चियाँ दिखाई गई। उनमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे नेशनल फ्लैट्स के जो लोग थे यहाँ पर रहने वाले, उनके वोट जो हैं वो उनके इलाके से निकाल के सब्ज़ादार मुंतकिल किए गए हैं। 3-3.5 हज़ार वोट थे जिनके बारे में उनको दावा था कि ये मुंतकिल किए गए हैं। इसी तरह जो है वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान को दिया जाने वाला सामान है उसके हवाले से और बैलेट पेपर के हवाले से भी उनकी जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जो है वो धांधली की
जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो ये इल्ज़ामात भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये लगाए गए कि यहाँ पे जो सरकारी अमला है वो मावरत कर रहा है मुस्लिम लीग नून की, और हमने भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ ज़रूर देखी जो कि सबज नंबर प्लेट्स की थी यहाँ पे, और इसमें मेंबर असम्बलीज जो है वो घूमते रहे यहाँ पे, और उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का भी दौरा किया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली भी यहाँ पर जमातें लगाती हैं ना अपने अपने बंदों की, लेकिन आज कोई आपकी इंफॉर्मेशन या आपने जो सारा दिन ऑब्जर्व किया, कोई बहुत ज्यादा बेजादगी देखने में नजर नहीं आई लाहौर के अंदर भी, और यहाँ मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ सामने आई है वो ये कि यहाँ पे कई ऐसे कैंप्स हमने देखे जहाँ पे तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट नहीं थे, अलबत्ता कैंप्स कायम थे। तो तहरीक इंसाफ के वो भी वोटर्स जो कि पर्ची लेना चाहते थे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंप्स के पास जाके जो है वो पर्ची ली और फिर जाबिर मेरे साथ ही रहिए, मैं वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ। जाबिर मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ ही, मैं वापस आता हूँ। जी वसीम, कैन यू हियर मी? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखा आज सारा दिन? हरीपुर में बहुत बड़ा हलका है और तहरीक इंसाफ का बड़ा फोकस था उस हलके पे, क्या देखा आज सारा दिन वहां पे? देखिए साकिब साहब, खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इंटायरली हमें पंजाब और मुल्क के बाकी इलाकों से अलग नजर आती हैं, और यही सूरत हाल जो है वो आज इस हरीपुर के NA 18 के हलके में भी नजर आई। और अगर ओवरऑल मैं ट्रेंड की बात करूं तो 3 ये मुख्तलिफ तहसीलों पर फैला हुआ एक वसी अरीज और पाकिस्तान के बड़े नेशनल असेंबली के हलकों में से एक हलका है। 7.5 लाख से जायद यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। तहसील गाजी, तहसील हरीपुर और तहसील खानपुर पर मुश्तमिल है। 600 से जायद, जैसे मैंने आपको बताया, पोलिंग स्टेशन थे। तो बड़ा स्मूथली इलेक्शन हुआ। लेकिन जिस तरह से आम इंतखाबात हों या 8 फरवरी के बिलखसूस इलेक्शन थे, तो उस तरह से वोटर जो है वो बड़ी तादाद में नहीं निकला। ऑब्वियस है कि एक तो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और उसमें उम्मीदवारों को वोटर्स को निकालने में हमेशा से यही सूरत हाल पेश आती है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि यहाँ पर उनकी हुकूमत भी है, वो सुहेल आफरीदी साहब ने यहाँ पे आके जलसा भी किया, उन्होंने कैंपेन भी अच्छी की, तो उसके बावजूद भी मुझे PTI का जो वर्कर है वो उतनी शदोमद से निकलता हुआ नजर नहीं आया जैसे हमने 8 फरवरी को देखा था। और यही वजह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को अगर आप देखें तो 1,90,000 से जायद वोट उमर अयूब साहब लेते हैं, 1,10,000 से जायद वोट बाबर नवाज खान साहब लेते हैं। तो आज दोनों कैंपों में ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ना कोई दबाव था, ना कोई खौफ था, ना कोई रुकावट थी। बड़ा स्मूथली इलेक्शन हुआ है। और इनफैक्ट मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि पख्तूनख्वा के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो अलग हैं, तो अभी इंतखाबात के नतायज जो है वो आने का गैर सरकारी गैर हतमी शुरू से सिलसिला हो चुका है। तो अक्सर हमें मैं इस वक्त चूंकि खानपुर की तहसील में मौजूद हूँ, तो यहाँ हमारे करबो जवार में जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर अगर मुस्लिम लीग नून जीत रही है तो वो फलक शगाफ नारे लगा रही है। तो ना तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ना उनके खिलाफ कोई दबाव है, वो फ्रीली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर वो कहीं से जीत रहे हैं तो वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो बहरहाल एक अच्छा मुकाबला था, लेकिन अब देखते हैं जो भी होगा, जो ट्रेंड था उसके मुताबिक। अच्छा वसीम, मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, क्या वजह बनी कि वोटर डिसहार्टेड है? लोग खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ का वोटर डिसहार्टेड है या ज़िमनी इलेक्शन को सीरियसली लिया गया? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? देखिए, हमने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पर गुफ्तगू भी की, क्योंकि इस NA के नीचे 3 जो सूबाई असम्बली है उसके नशिस्तें हैं, तीनों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है। PTI ने कैंपेन भी की है। तो एक जो लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर शिकायत थी ओवरऑल पूरे हल्के में थी, वो ये थी कि जो 8 फरवरी को हमारा वोट था, जिस तरह से वो तब्दील किया गया था, अब भी हमारा वोट तब्दील कर दिया गया है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मेरा वोट जो है वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। तो एक तो ये शिकायत वहां पर नजर आई, और दूसरा लोग ये समझते हैं कि चूंकि जो PTI ने पंजाब में बायकॉट किया है, खैबर पख्तूनख्वा में वो इनफैक्ट इंतखाबात इस एक नशिस्त पर लड़े हैं, 9 मई की वजह से, सदाओं की वजह से नशिस्त खाली हुई थी, तो उसकी वजह से भी वो ज्यादा चार्ज नहीं थे। लेकिन फिर जैसे ही दिन ढला, 3 3:30 बजे का वक्त करीब आया, तो फिर हमें जाकर नजर आया कि जो उम्मीदवार थे, उनके जो लोग थे, उनकी गाड़ियां दौड़ती नजर आई, वो फिर लोगों को मुतहरिक करते पोलिंग स्टेशन पर लेते नजर आए। तो बहरहाल एक तो हमारे यहाँ साकिब साहब होता है, ज़िमनी इंतखाबात हो तो लोग उस तरह से बाहर नहीं निकलते। यप वसीम, थैंक यू वेरी मच। जाबिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने लाहौर और हरीपुर के, हमने सिर्फ ये 2 हल्के इसलिए पिक किए थे आज के शो में कि जहाँ से हम अपने रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट की थी कि हमें ज़रा अपडेट कीजिएगा शो में, क्योंकि ये वो 2 हल्के हैं जहाँ
پر پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا مقابلہ ہے، اور دونوں حلقوں میں تھوڑا سا ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں جو ہری پور والا حلقہ ہے جہاں پر بڑی لمبی چوڑی لیڈ تھی عمر ایوب صاحب کی، 1,90,000 ووٹ لیا تھا انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں، وہاں پر بھی کچھ چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی پچھلے 1-2 دنوں سے نا، جو وہاں سے رپورٹس آ رہی تھی کہ وہاں پر بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور وہی مقابلہ اسی طرح ابھی تک جا رہا ہے۔ لیکن the beauty of election, the beauty of democracy is, the beauty of actual democracy is کہ ہر بندے کو آزادی ہوتی ہے جہاں مرضی ووٹ ڈالیں اور وہیں سے ووٹ نکلتا ہے۔ لیکن آج بھی وہاں بتا رہے نا وسیم کہ خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی شکایت نہیں آئی، اور نون لیگ کی جانب سے بھی میں دیکھ رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی آج کے دن میں اس ہری پور کے حلقے سے کوئی شکایت نہیں آئی، and that's how it should be۔ ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے اسموتھلی آپ جہاں پر ووٹ ڈالیں وہیں سے نکلے، اور آپ جائیے جس مرضی کو ووٹ ڈالیے، پی ایم ایل این کو ڈالیے، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، پی ٹی آئی کو، جس مرضی کو ڈالیے۔ لاہور سے پی ٹی آئی کی کمپلینٹس آئی ہیں، اب وہ ان کو ویٹ کرنا وہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ ہمارے کلیگ ہیں جناب عمر دراز گوندل صاحب، رپورٹر ہیں، فیلڈ کے رپورٹر ہیں، آج وہ بھی رپورٹ کر رہے تھے۔ اکارڈنگ ٹو ہیم ان کو بھی روکا گیا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں اندر جا کر ان کو نہیں آبزرو کرنے دیا گیا کہ الیکشن پروسیس کو دو، کہ ان کے پاس ایکریڈیشن کارڈ بھی تھا الیکشن کمیشن کا۔ سو دیٹس ہاؤ اٹ از۔ اینی ویز لیٹس ویٹ آن، ذرا آفیشیل ریزلٹس کا ویٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے رہنما ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے رپورٹرز جو آن گراؤنڈ رپورٹ کر رہے تھے ان کی گفتگو آپ نے ڈیفرنٹ حلقوں کی سنی۔ ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات آج کا دن جاری رہے۔ کچھ حلقوں سے رپورٹ اس طرح کی بھی آتی رہی کہ کچھ صحافیوں کو پولنگ سٹیشنز میں اجازت نہیں ملی اندر جا کر دیکھنے کی، واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ۔ فیصل آباد کے ایک حلقے سے آج میں دیکھ رہا تھا خبریں، فیصل آباد کے ایک حلقے سے کچھ اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے امیدوار یا غالباً آزاد امیدوار نے الزام یہ لگایا وہاں پر کہ جناب فارم 45-46 پہلے سے سائنڈ تھے۔ یہ اس طرح کے معاملات پاکستان کی سیاست کے اندر ضمنی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں ہمیں اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات بھی لگتے ہیں، بٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ۔ اور کچھ حلقوں سے یہ بھی رپورٹ ہوا، آج میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جناب عوام تھوڑی سی لا تعلق سی دکھائی دی اس سارے پولنگ کے پروسیس سے، اور یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم رہے گا، یہاں تک کہ وہ حلقہ جو جہاں پر 1,90,000 کے قریب لیڈ والے امیدوار جناب عمر ایوب صاحب کی ایریا کانٹیسٹ کر رہی ہیں، وہاں پر بھی ہمارے اپنے رپورٹر ریپبلک نیوز کے جناب وسیم ملک صاحب وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے بھی آج سارا دن یہ رپورٹ کیا کہ بہت زیادہ گہما گہمی وہاں پر بھی نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈیموکریٹک سسٹم سے تنگ ہیں یا لوگ موجودہ ضمنی انتخابات میں اس طرح نہیں نکل سکے، حالانکہ سنڈے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا۔ بہرحال ذرا بات کرتے ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو دے تھنک اباؤٹ اٹ۔ ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے جناب شوکت بسرا صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمیں جوائن کیا ہے قمر الاسلام راجہ صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ راجہ صاحب، میں آپ سے اس لیے آغاز کرنا چاہوں گا کہ سنس یو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ، آپ حکومتی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سر آج کافی ساری رپورٹس دھاندلی کی بھی آتی رہیں، دھاندلی کے ساتھ ساتھ ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا کم رہا، اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، یہ تو ابھی جو ٹرن آؤٹ کا تعلق ہے جہاں تک، یہ تو ابھی پتہ چلے گا نا۔ ابھی تو ظاہر ہے جب ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس وقت فوکس چونکہ زیادہ ہوتا ہے، انتظامیہ کسی ضلع میں ایک سیٹ پہ الیکشن ہوتا ہے، کسی ضلع میں کسی ڈویژن میں ایک سیٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر پھر چونکہ انفراسٹرکچر بھی زیادہ اویلیبل ہوتا ہے، پولنگ سٹیشن زیادہ کنوینینٹ ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ لوگ جو ہیں وہ نسبتاً جنرل الیکشنز کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ وہ پریکٹیکل ریالٹیز ہیں جو عام طور پر کسی کو نظر نہیں آتی ہیں۔ لوگ تقابل کرتے ہیں جنرل الیکشن کی قطاروں سے، جنرل الیکشن میں، اور جنرل الیکشن میں ظاہر ہے بخار بھی الیکشن کا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جو ایک نظر آتی ہے جنرلی، ایک جسے آپ سلگشنس کہہ سکتے ہیں یا جسے عام زبان میں ٹھنڈ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ جو لوگ زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہی عموماً الیکشن ڈیوٹیز پہ ضمنی الیکشنز میں لگائے جاتے ہیں، چونکہ ضلع میں وہ ایک کنسنٹریٹڈ جگہ ہوتی ہے، فوکسڈ ہوتی ہے، تو سٹاف کی ایفیشنسی، اکوپمنٹ کا زیادہ ہونا، بوتھس زیادہ ہونا، بلڈنگز میں راستے نکلنے کے لیے، گھسنے کے لیے ڈیوٹیز زیادہ لوگوں کی چونکہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ جنرل الیکشنز میں عموماً ایک انٹرنس دے کے، ٹھیک بات ہے، یہ میں آپ کے پوائنٹ سے ایگریڈ ہوں، یہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں کہ شاید یہ الیکشن جو ہے اس میں نہیں ہے، تو یہ ایگزیکٹ پتہ چلے گا جب کاؤنٹ آئے گا۔ سر وہ تو آئی تھنک لیٹ نائٹ تک آتا رہے گا، ضمنی الیکشن ہے اور کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی بڑے ہیں، تو لیٹ نائٹ تک ریزلٹس تو آتے رہیں گے۔ سر یہ بتائیے کیسا لگ رہا ہے اکیلے ریس میں بھاگ کر؟ آپ کا جو مد مقابل ایکچوئل جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ تو بائیک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سو ایک سیٹ کے اوپر فار ویری انٹرسٹنگ فیکٹر
میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی زرتاج گل صاحبہ کی جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد سیٹ ویکیٹ ہوئی ہے وہاں پر آمنے سامنے، مطلب وفاق میں حکومت ہے، ووٹوں سے پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این نے گورنمنٹ بنائی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں سر. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی پی ڈی ایم میں ہم اتحادی تھے جی آپس میں، لیکن کیبنٹ کے حصہ تھا، اس وقت تو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، جی اس وقت آئینی وہ عہدے ان کے پاس ہیں. کیبنٹ کا حصہ تھے. جی بلاول صاحب چیئرمین ان کے فورن منسٹر تھے، لیکن اس کے امیڈیٹلی بعد جو الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا. تو یہ تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر اب بھی ایسی چیز غالباً آپ ڈی جی خان والے حلقے کی بات کریں تو وہاں پہ آ جاتا ہے، تو کوئی ایسی اس میں جو ہے حیرت کی جمہوریت ہے سر، آزادی ہر بندے کو اپنی رائے رکھنے کی. بالکل بات نہیں ہے. تو اکیلے دوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ الیکشن میں زیادہ فیٹل ثابت ہوتا ہے الیکشن کی سائنس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے حکومت میں تو اس کے پاس جو ہے نا ایک انکمبنسی کا بوجھ ہوتا ہے، جی ایک انکمبنسی کا اپنا ویٹ ہوتا ہے، جی اور جو باقی ساری توپیں ہوتی ہیں ان کا رخ حکومت کی طرف ہوتا ہے. تو اس میں اگر جماعتیں جو ہیں وہ کم ہوں تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے ان کے ووٹرز نے ووٹ تو ڈالنی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ جو ہے وہ جو تقسیم کا فارمولا چلتا ہے وہ نہیں چلتا، اور عموماً کسی آزاد امیدوار کے ساتھ وہ چل پڑتے ہیں، اور آزاد امیدوار زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان حالات میں جب سیاسی جماعت کوئی سر بائیکاٹ کر راجہ رہی ہو. صاحب لیٹس کیونکہ بی وہ آنیسٹ، بظاہر تو سارے فیکٹرز آپ ہی کے حق میں لگ رہے ہیں، لیکن ذرا میں بسرا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. بسرا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جس میں اکیلا بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے، پی ٹی اے مدِ مقابل نہ ہو تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. حکومت کے لیے میں بات حکومت جی حکومت رائے ثاقب کھرل صاحب، وہ میں اب قمر السلام صاحب کے سمیت جتنے بھی فارم 47 کے ہارے ہوئے نمونے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے. میرے نہیں ہارے ہوئے تو بسرا صاحب آپ یہ خود ہیں اپنا جو الیکشن ہار ہار کے چکے دکھ ہیں. کیوں نہیں آپ اس کو ایک جانے منٹ، دیتے؟ قمر السلام صاحب بات کرنے دیں. دیکھیں، جو 8 فروری کو دھاندلا ہوا، فراڈ ہوا، الیکشن چوری ہوا، اس کے بعد لوگوں کا سیاست، جمہوریت، الیکشن سے اعتماد اٹھ گیا. ٹوٹل ثاقب بھائی 15% بھی نہیں ہوگا 2 حلقوں میں جہاں پہ اس وقت تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے. میں آپ کو ان حلقوں کی بات بتا دیتا ہوں. جو جتنے بھی اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ثاقب بھائی تحریک انصاف 2 سیٹوں پہ الیکشن جی، کانٹیسٹ لاہور اور ہری پور. لاہور اور ہری پور میں. جی وہاں پہ تو شاید کوئی تھوڑا بہت ٹرن آؤٹ، اور آپ کو کیمرے والوں نے بھی دکھایا ہو، رپورٹرز نے دکھایا ہو، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے خاص طور پہ لاہور میں، یعنی کہ اندازہ یہ کریں کہ وہاں پر کوئی میڈیا والا اندر نہیں جا سکتا. فارم 45 46 چونکہ یہ 47 کا ان کو بیٹر ایکسپیرینس ہو چکا ہے، جی اب واردات 45 اور 46 میں ڈالی جاتی ہے. آپ کا ایک چینل بھی رپورٹ کر رہا ہے جو فیصلہ آباد میں ہوا ہے. جی چونکہ اب عوام ان کا اس نظام سے، الیکشن سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ جو جس کو مسلم لیگ نون، قمر السلام صاحب جو اپنا الیکشن ہار گئے، جس کے نام پہ یہ سیاست کرتے ہیں، نواز شریف بیچارہ وہ اب اپنا الیکشن ہار گیا، تو یہ پارٹیاں مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. آپ اندازہ یہ کیجئے کہ یہ 2 سال سے یہ ٹولہ فارم 47 کے ذریعے قابض تھا، 17 سیٹوں کے ساتھ، مرکز میں 30 سیٹوں کے ساتھ ہارنے کے باوجود وزیر اعلیٰ مریم نواز کو لگا دیا گیا. اور حالت یہ ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ الیکشن لوگ ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں آپ کو کامیاب کر دیا جائے گا، تو پھر آپ گورننس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بسرا صاحب میں اس طرف آتا ہوں سر. میری گزارشات 2 سن لیجئے سر، اس طرف بھی آ جاتے ہیں، گورننس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ایک تو سر تحریک انصاف کی تھرو آؤٹ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے. آپ کے لاہور کا حلقہ جناب ہمار اظہر صاحب کے رشتہ دار قریبی عزیز کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. آپ ہیوج رسپیکٹ فار جناب عمر ایوب صاحب، ہمارے جو سابقہ اپوزیشن لیڈر تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کی وائف کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. سر ایک تو موروثی سیاست کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. نمبر 2 سر آپ 13 حلقوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، باقی 11 پہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے، 2 کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے. کیسی پالیسی تھی سر؟ یا تو سب پہ بائیکاٹ ہوتا یا سب پہ کانٹیسٹ کرتے. کیا آپ لوگوں نے 2 حلقے ایسے پک کیے تھے کہ جہاں سے ہمارے جیتنے کے چانسز بہت برائٹ ہیں وہاں ہم الیکشن لڑ لیتے ہیں اور باقی پہ ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی واز دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دیٹ؟
ताकि भाई आपके दोनों सवालात बहुत अहम जी। हैं। मैं दूसरे सवाल का आपका पहले जवाब दूंगा कि ये जी, पॉलिसी जो हमने इलेक्शन की कुछ हलकों में लड़े हैं, कुछ में नहीं लड़े, जो चेयरमैन इमरान खान साहब का हुक्म था वो ये था कि अब इलेक्शन जो हैं वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हैं, फ्रॉड इलेक्शन हैं, और हम इस जाली निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमें किसी सीट पर भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और दूसरा एक मौक़िफ़ हमारी पार्टी के अंदर जो लोग वहाँ जाके मिले तो उन्होंने कहा ठीक है जी, जहाँ पे हमारे लोगों को गलत सजाएं हुई हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, जो बहुत सारे लोगों को जो 10-10 मुकदमों में कोई कहाँ पे था कहाँ था उनको नामजद कर दिया, उनको सजाएं नाउंस होगी, वहां पे आप ना लड़ें। जहां पर सजाएं नहीं हुई हैं और कोई नेचुरल मामला हुआ है तो वहां इलेक्शन लड़ लें। तो सर उमर अयूब साहब वाला तो नेचुरल मामला नहीं था। मैं यही बात बताने लगा हूँ जी। अब दो बात आ गई कि जो इलेक्शन था लाहौर वाला, जी, मेरी अपनी राय ये है कि इमरान खान साहब ने जब ये फैसला कर दिया था तो हमें कोई इस फ्रॉड, ये झूठा इलेक्शन, जो झूठी जमहूरियत, झूठी सियासत, झूठे इलेक्शंस हो रहे हैं, फॉर्म 47 के, 46 के, 45 के, फ्रॉड में हमें जाना ही नहीं चाहिए था और इमरान खान साहब के फैसले को हमें इंडोर्स करना चाहिए था। ओके। लेकिन खान साहब के फैसले को यहाँ ये जो आर्गुमेंट दिया गया कि नहीं जी, जहाँ पे अब उमर अयूब साहब वाला केपी के अंदर डायनामिक्स और थे, ये थे, उन्होंने कहा जी कि अभी चूंकि केपी में हम गवर्नमेंट में हैं, वहां पर हमारी हुकूमत है, तो हम वहां पर इलेक्शन अभी कॉन्टेस्ट करें, लेकिन पंजाब में जहां पे हम लोग। बसरा साहब यहाँ पे प्लीज फिर से रुक जाए एक दफा, हम सॉरी, मुझे बार बार आपको कट करना पड़ता है। परसों मेरी आपके केपी के कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई आपकी हुकूमत के। मैं इसी इलेक्शन पे उन पे पूछ रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है हरीपुर वाला, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या देख रहे हैं आप लोग। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जनाब उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है, वहां पर हमें लग रहा है कि हमारे साथ धांधली ना हो जाए। हुकूमत होते हुए आपकी हुकूमत के बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने मुझे परसों बताया। देखें अब इलेक्शन की धांधली किन के, देखें अब सिस्टम ही चेंज हो गया ना जी। जो वोट डाल के आते हैं, अगर शौकत बसरा को वोट डालेंगे तो निकलेगा जादुल हक के डब्बे से, उमर अयूब साहब को डालेंगे वो निकलेगा नवाज साहब के डब्बे से, कमरुसलाम साहब जो 60-70 हजार से आ रहे हुए हैं, इनका वोट इनके जीते हुए निकलेगा दूसरे डब्बे से। तो मुझे बताएं क्या निजाम रहा। और दूसरी बात, जब ऐलान ही वोटों की बुनियाद पे नहीं होना, इस इलेक्शन कमीशन ने करना है कि जी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, 8 फरवरी को क्या हुआ, शौकत बसरा ने वोट लिए 1,10,000 के करीब, मेरा मद्दे मुकाबल था इजाजुल हक तीसरे नंबर पर, मेरे वोट उसको डाल दिए गए, उसके वोट मुझे डाल दिए गए। इसी तरह कराची में एक हलके के अंदर टोटल 2500 वोट लेता है कैंडिडेट MQM का, हमारा लेता है 1,25,000। वहां पे चेंज क्या किया, 1 और 0। अब तो इलेक्शन की डायनामिक्स चेंज हो गई है ना, इसलिए सर कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक पे मुझे बताएं बसरा साहब, आप इसके खिलाफ थे इस इलेक्शन लड़ने के 2 सीटों जी। पे? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी राय ये थी कि हमें ये जो फ्रॉड निजाम है, जाली इलेक्शन, ठीक है, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, पॉइंट आ गया। सर मरूसी सियासत, मरूसी सियासत, दूसरा आपने सवाल क्या किया था साकिब भाई? मरूसी सियासत सर, उन्हीं फैमिलीज को टिकट दिए गए। फिर वो मेरी गुजारिश सुन लें। जहां तक लाहौर के हल्के का तल्लक है, यहाँ पे हमाद अजहर साहब ही कैंडिडेट थे, लेकिन क्योंकि अगर वो जीत तो सर वो भी तो मरूसी सियासत थी ना। मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। मरूसी सियासत नहीं, क्योंकि अरसा दराज से यहाँ पर और भी हमारे कैंडिडेट्स थे, अरसा दराज से मियाँ अजहर मरहूम इलेक्शन लड़ते रहे, फिर हमाद अजहर साहब भी लड़ते रहे। वो चूंकि इलेक्शन लड़ भी लेते, जीत भी जाते, तो उनको किसी ने नहीं उठाने देना था। यहाँ पर जो अरसलान है, ये चौधरी जो कैंडिडेट हैं, उनके दूर पार के अजीज हैं, वो करीबी अजीज नहीं है। और आप ये देख लें कि वहां हमारी और सर एक सेकंड रुक जाए बसरा साहब, आई एम सॉरी, राजा साहब थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सर मैं क्रेडिबली की भी बात कोट कर रहा हूँ, टीवी पे कोट कर रहा हूँ। जब ये टिकट वाला मामला हुआ तो असलम इकबाल साहब वाली गुफ्तगू, वहां पर तो हमारा साहब ने ये स्टांस लिया कि मेरा बहुत करीबी अजीज है, और आज आप मुझे टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि वो करीबी अजीज नहीं है। नहीं, अच्छा मैं आप ना एग्जैक्ट मुझे उनकी अजीजदारी का अंदाजा नहीं है, करीबी अजीजदारी ही होगी, लेकिन मैं फिर मरूसी सियासत आ गई ना सर। अच्छा फर्ज क्यों वो उनका यार बसरा साहब, आपकी मुझे अच्छी चीज क्या लगती है, यू एडमिट व्हाट्स रॉन्ग, आप उसको एडमिट करते हो, तो लेट्स नॉट डिफेंड इट ना। अगर उनका कजन है, भतीजा है, भांजा है, तो मेरे बजाय उनका ना बेटा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो छोटा है अभी, सुन तो लें, ना उनकी मिसेज इलेक्शन लड़ रही हैं, ना उनकी वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं। अब अगर फैमिली के अंदर कोई और लोग हैं और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो कोई मरूसी सियासत नहीं है। इसका मतलब है कि और उस हल्के में तरीके साहब का कोई काबिल आदमी नहीं था। चले मैं बताता हूँ
लोग इलेक्शन में हमारे हिस्सा लेना ही नहीं चाहते थे, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन क्योंकि ये फैसला कर लिया गया, अच्छा उमर अयूब साहब वाले हल्के में भी अब पोजीशन ये थी कि वहां पर कैंडिडेट ही उमर अयूब साहब थे या उनकी फैमिली थी, इसलिए उनकी मिसेज को टिकट दिया गया वहां। अदरवाइज हमारे तहरीक इंसाफ में तो आप देख लें इमरान आप कहेंगे तो जब ये टिकट अनाउंस हुआ था, जब आप इस्लामाबाद तशरीफ लाते हैं, मैं आपको आपके आईएसएफ के नौजवानों के वहां पर मैसेजेस दिखा दूंगा कि साकिब भाई क्या और बंदा कोई काबिल नहीं रह गया था पीटीएम के, मैं दिखा दूंगा आपको, मैं आपको दिखा दूंगा। एक और बात सुनिए मेरी, एक और बात, इमरान खान साहब, हमारी जो तहरीक इंसाफ है, मुझे बताइए कि खान साहब का कोई बेटा, बेटी, बहन, भाई नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपको सियासत में नजर आता हो? नहीं है। या उनकी हमारी किसी उनकी पार्टी में नजर आता हो, इलेक्शन लड़ता नजर आता हो? नहीं है। कहीं पे चंद मिसालें हमारी पार्टी के अंदर जरूर मौजूद हैं, लेकिन आप अगर फर्ज करें 100% में से अगर आपको 2% मिसालें नजर आ रही हैं तो ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। चले मैं वापिस आता हूँ। अच्छा मैं अच्छी चले जी राजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अच्छा ये फैक्ट है, हालांकि मैंने बड़े सख्त सवाल पूछे बसरा साहब से कि मोरूसी सियासत पे भी एंड एवरीथिंग, बट ये फैक्ट है कि सबसे ज्यादा तो तहरीक इंसाफ के बजाय पीएमएलएन में नजर आता है। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ सर, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, मैं राजा जी ऐड कर लें सर। एक फिक्रा लेके अगर आप कंपैरिजन कर लें जी, रायविंड की पार्टी का, बेशक बेचारे अब ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे हैं, आप इनके दादा, बेटा, बेटी, भाई, भतीजे, भांजे, सबका कब्जा है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 36 साल का नौजवान सेल अफरीदी की तरह यहाँ पर वज़ीर आला बन जाए। नाजरीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। राजा साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, तलाल चौधरी साहब के भाई को टिकट मिलता है क्या पीएमएलएन में और कोई काबिल आदमी नहीं था? राजा रियाज साहब के साहबजादे को टिकट मिलता है क्या राजा साहब के अलावा फैसलाबाद में और कोई काबिल आदमी नहीं था, या उस खानदान के अलावा कोई काबिल आदमी नहीं था? मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे जाती तौर के ऊपर यह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मिसालें ऐसी बन गई हैं कि आम वर्कर भी उठकर इस मुल्क में लीडर बन सकता है। दो कि ये मिसालें तहरीक इंसाफ नहीं बनाएंगे, तो सर आप लोग भी स्टेप फॉरवर्ड करें, आप लोग भी ऐसी मिसालें बनाएं हम सबके लिए। देखें, तहरीक इंसाफ की पहली बात तो यह है, हार का दुख जो है ना जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। हाय, आप बेहतर समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं सर। जब हम हारे भी हैं सर, आप समझ सकते हैं। हम 2018 में तो इससे बड़ा क्या दुख हो? यार आप बात सुन भी लेना बसरा साहब, आप देखें आपने 3 दफा मेरा नाम लेके, आप कहते हैं जी पर्सनल, आपने 3 दफा मेरा नाम लेके कहा, तो मैं सिर्फ इतना तो मुझे कहने की इजाजत दें कि पंजाब असेंबली में जब आप जरदारी साहब को डिफेंड किया करते थे पसीना पसीना होके, नहीं अब आपने कहा बसरा साहब वो बोले नहीं है, बसरा साहब प्लीज वो बोले नहीं है, अगर आप प्लीज सुन लें। देखें अब उनको सुन ले, वो बोले नहीं थे बसरा साहब, राजा साहब बोले नहीं थे, प्लीज सुन ले उनको, उनका सुन ले, उनका टर्न है ना, उनको सुन ले। ये इनका वतीरा है सर, नहीं सुन ले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अब जरा राजा साहब को सुन ले, वो बोले नहीं थे, प्लीज अपनी बात ये पूरी करते हैं। जी राजा साहब प्लीज। मेरे कोलीग रहे हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तो फिर सुने भी ना सर प्लीज। लेकिन आपने 4 दफा नाम लेके तो आप इलेक्शन यार हारे हुए तो आप हैं जो असेंबली से बाहर हैं। मतलब देखे ना, हार का दुख मैंने। राजा साहब, ये वैसे असेंबली पहुंचने वाला मैकेनिज्म तो बदल ही गया हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल मेरी गुजारिश सुने ना जी, मैं इससे पहले भी तो 3 दफा जीत के, जब फॉर्म 45 नहीं था तो तब भी आए थे। ये नहीं, ये बदतमीजी सर अच्छा चले बसरा साहब, जरा प्लीज उनको कंप्लीट कर लें, उसने उनको कंप्लीट कर। साकिब साहब ये सर प्लीज कंटिन्यू करें सर, प्लीज मैं छोड़ देता हूं। नहीं सर, नहीं आप क्यों छोड़ देंगे, आप भाई है मेरे। सर बसरा साहब जरा सुन लें। नहीं बसरा साहब सुन, आप खुद फैसला करें। सर मुझे 1 सेकंड दे सर, राजा साहब 1 सेकंड, छोटा भाई है राजा साहब 1 सेकंड दे दे मुझे। बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट पे वो आपकी दफा बिल्कुल नहीं बोले थे, तो प्लीज आप भी जरा उनको सुन ले, फिर आप काउंटर कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर वक्त दूंगा। राजा साहब प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं काउंटर क्या, देखें 3 दफा इन्होंने मैंने सिर्फ इतना अभी कहा कि हार का दुख ही इतना होता है जी कि ये तो मतलब हर सामन में हरा हो जाता है। जब कोई इलेक्टेड बंदा जो असेंबली में बैठा हुआ हो वो सामने आता है हारे हुए के, तो उसे वो फौरी तौर पे वो सारे जैसा सामन में दर्द ताजा हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, और ये इनका रोज का सिस्टम है। मैंने तो सिर्फ अभी इतना कहा था कि मैंने इनको पसीना पसीना हुए असेंबली का रिकॉर्ड गवाह है कि आसिफ अली जरदारी साहब की दफा करते हुए इन बातों पे देखा, तो मैं तो इनकी जो ये इनकी सलाहियत है
اس کی داد دے رہا ہوں وہ اپنے سر بھائی نہ کو. کریں راجہ تو صاحب، یہ آپ اس اسے- طرح کی بات کرتے ہیں پھر سوال نہیں، کرنا پڑ جاتا ہے. وہی زرداری صاحب جن کے نہیں، خلاف ساری زندگی آپ نے سیاست کی، ان کے ووٹوں سے آپ کا وزیر اعظم بنا ہے. سر لیٹس نہیں، ناٹ ڈو دیٹ نا، ہم لیٹس ناٹ ڈو مانتے دیٹ. ہیں، ہم تو مانتے ہیں نا، تو یہ بھی ایڈمٹ کریں نا. ہم مانتے ہیں کہ ہم نے پھر میثاق جمہوریت کے بعد وہ نہیں کیا. سر آپ کی ہم نے وہ مان سر لیا. میں آپ کی ہم پارٹی میں مانتے سے ہیں، لوگ گنواؤں جو پیپلز پارٹی میں سے تھے، اور اب آپ کے پاس میں ہم لوگ گنوانا سٹارٹ کروں سر؟ ہم مانتے ہیں، لیکن جب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں گے جی. تو پھر وہ تو اسی سافٹ بیلی پہ آئے گا نا جو ہے آپ کی. یا تو یہ بھی اس کو جمہوری طریقے سے مانے کہ ہیں جی ہاں جی واقعی جمہوری پروسیس تھا، ہم ان کے سارے چیزوں کی مطلب ساری چیزوں کی دفاع کیا کرتے تھے اور کرتے تھے، پسینہ بہاتے تھے، خون تو نہیں بہایا لیکن مطلب ہمیشہ اسمبلی میں میرے کولیگ رہے ہیں نا. تو میں جی جی جب تو میں بھی پچھلے 20-25 سال سے 2018 کا الیکشن ہم ہار گئے تھے تو مجھے وہ دکھ یاد ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہارا سر ہوا وہ ہو ویسے کوئی بھی دکھ کئی الیکشن، 24 میں بھی تازہ ہوا تھا ہارنے والا راجہ صاحب. نہیں ہم تو دیکھیں نا، اگر کوئی ایسی چیز ہے مجھے یہ بتائیں جی. کہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ 1 لاکھ کا فرق تھا، ہوں. تو مجھے یہ بتائیں پھر یہ عمر ایوب صاحب کیسے جیت گئے تھے؟ کیا صوبہ سرحد میں کے پی میں ٹھیک ہے فارم 47 پرنٹ نہیں ہوتا تھا، یا وہاں پہ کاغذ کوئی اور قسم کا جی. تھا، ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے. پرنٹنگ مشینیں نہیں تھیں؟ یہ جو 14 ہزار سے ان کے پنجاب میں بھی 16,000 18,000 سے جیتے، تو کیا وہ فرق ایسا تھا جس کو ریموو کرنا ممکن نہیں تھا؟ ممکن فارم تھا سر ویسے؟ 47 کا سر ویسے ممکن تھا وہ؟ کیوں نہیں ممکن تھا؟ اگر ان کے بقول 1.5 لاکھ کی لیڈ ختم ہو سکتی تھی تو وہ بھی تو ہو سکتی تھی نا. ٹھیک دیکھیں بات. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پھر کے پی میں ان کی حکومت کیسے بن گئی؟ سر یہ بسرا صاحب بھی ایڈریس کریں گے اس کو. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کور نہیں ہوتی تھی. بھئی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ 1.5 لاکھ کی لیڈ ہماری تھی اور فارم 47 نے کمال دکھا دیا. تو اگر فارم 47 نے 1.5 لاکھ کی لیڈ کو ریورس کر دیا ٹھیک بات ہے. تو کیا وہ فارم 47 کی دھار دوسری جگہ پہ زیادہ تیز نہیں تھی کہ اس نے دوسری جگہ پہ 30,000 کا فرق جو ہے وہ نہیں نکال سکی، ٹھیک یا بات ہے. 20,000 کا یہ لاجیکل نہیں پوائنٹ ہے. نکال سکی؟ اس لیے الیکشن جو ہے نا جب ہارتا ہے آدمی، تو یہ مجھے پاکستان کا ایک الیکشن بتائیں، ایک جس میں کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ سر اب آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. ایک سوال اور میرا چھوٹے بھائی کا ایک اور سوال لے جی لیں. آپ نہیں مائنڈ آپ کیوں کریں گے؟ سر میاں نواز شریف صاحب جب ہارے تو پوری پارٹی کو دکھ ہوا تھا اس الیکشن کا. سر پرسنل جو الیکشن ہارے تھے اس کا ظاہرہ دکھ ہوا نہیں یہ ہوگا. ابھی جو سر 8 فروری والا سر 8 فروری والا سر نہیں 8 فروری میں تو میاں نواز شریف صاحب اسمبلی میں ہے نا. سر ایک سیٹ پہ ہار گئے تھے نا. سر ایک سیٹ پہ ہار گئے تھے. دیکھیں جی جہاں پہ بھی ہارے ہوں گے تو ظاہر ہے اس جگہ کا اس کے ووٹرز کو جو 7 بار، کیونکہ یہ ایک جمہوری عمل ہے، ٹھیک ہے اس میں ٹھیک کوئی ہے فیئر ایسی انف. ٹھیک ہے. چیز تو نہیں ہے. تو ان کو جن لوگوں نے وہاں پہ جدوجہد کی تو ان کو دکھ ہوا ہوگا. ہمارا ہم الیکشن فرض کیا جیت پہ جاتے ہیں. جی ابھی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، 3 دہائیوں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، جیت بھی رہا ہوں. جی تو اب اگر فرض کیا جو پولنگ سٹیشن ہم ہار جاتے ہیں، اس پولنگ سٹیشن کے ووٹرز جو ہیں، یہ بسرا صاحب کو بھی یہ تجربہ ہوگا یقیناً، یہ الیکشن جیتتے بھی رہے ہیں. اگر فرض کیا ابھی ہار گئے ہیں تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، اگلی دفعہ پھر جیت جائیں گے، ماشاءاللہ ان کی اچھی پروفائل ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ پرسنل، یعنی وہ ہمارے بچپن چلو میں نا ٹھیک ہے سر. سر پروڈکٹیو بات پہ سر. پوری کرنے جی مجھے بات پوری جی کرنے جی دیکھیں ہم سکولز جاتے تھے جب، تو ادھر ایک سٹوڈنٹ ایسا ہوتا تھا جو گھر سے ایک مضمون یاد کر کے لایا ہوتا تھا. اوکے. اب ٹیچر سوال چاہے جتنے مرضی یا بدل دے، اس نے اسی مضمون کو بیان کرنا تھا. اور جب اس سے کہا جائے وہ جرنی بائی ایئر لکھو، تو اس نے چونکہ ہاکی میچ بولنا ہے تو کہتا ہے جہاز اڑا کھڑکی سے نیچے دیکھا، نیچے ہاکی میچ ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کوئی ان کا کوئی دیکھ لیں کہ جہاں پہ سوال پولنگ کا ہو رہا ہے، سوال کسی اور کا ہو رہا ہے، سوال مہنگائی کا ہو رہا ہے، سوال ڈیولپمنٹ کا ہو رہا ہے، یہ اس کو گھما کے تو وہاں پہ لے آتے ہیں. کیونکہ وہ میں نے بتایا کہ وہ جو دکھ ہوتا ہے اندر کا وہ نکلتا نہیں ہے. مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے، پیار بھی ہے. اور میں واپس آتا ہوں. کبھی ہم ایسے نہیں ملے کہ جب ہم نے سینہ لگا کے ایک دوسرے کے سر ایسے ہی ملنا چاہیے. سر ایسے ہی ملنا چاہیے. میں واپس آتا ہوں. ایسے ہی ملتے ہیں میں ایسے واپس آتا ہوں. سر میں واپس آتا ہوں. بسرا صاحب یہ بات تو ایک درست ہے، یہ بہت قابل بحث ہے اور اس کے اوپر بحث کی بھی جانی چاہیے. اگر پنجاب کے اندر ریزلٹ بدلے جا سکتے رہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ لاکھ کی لیڈ تھی اور فارم 47 پہ آپ کو ہروا دیا گیا آپ کے لوگوں کو اور آپ کو، تو سر خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہروایا گیا؟ 1,90,000 عمر یوب صاحب والی سیٹی کی ذکر کر لیں، مطلب اتنی لیڈ سے آپ کے لوگ وہاں پہ جیتے ہیں. وہاں پر بھی فارم 47 تھا نا. ثاقب بھائی قمر اسلام اچھے سافٹ سپوکن
मेरे दोस्त रहे, हम असेंबली में कुलीग रहे हैं। नहीं, रहे वाली बात ना करें कि दोस्त हैं, रहे नहीं अच्छा, है। हैं। अच्छा। हम दोनों इस वक्त प्रोग्राम में बैठे हैं ना जी। अच्छा, मैंने इनका नाम लेके बात की। जी बड़ा आसान तरीका है ना, ऐसे करते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। जी कमरुस्लाम साहब और मैं दोनों कल टाइम तय कर लें, आप वहां पर आ जाएं, 12 बजे का टाइम तय कर लें फैसल मस्जिद का, जी या कमरुस्लाम साहब के हलके की कोई मस्जिद, उसका फैसला कर लें। ओके। मैं कुरान पाक पे आके हलफ दूंगा कि मैं वहां ये इलेक्शन जीता हूं, और तीसरे नंबर पर इजाजुल हक था जिसको जितवाया गया है। ओके। क्या कमरुस्लाम साहब कुरान पाक पे हलफ देंगे कि ये इलेक्शन जीते हुए हैं? अगर ये देंगे तो मैं पूरे टेलीविजन चैनल के सामने सबसे माफी मांगूंगा। जी कमर दूसरी साहब, बात- सर चैलेंज कबूल है। दूसरा देखें, चैलेंज भी ले लें। देखें, ये बात तो ये नहीं है, मैं सर रोज एक मुकम्मल कर रहे थे, सर मुकम्मल नहीं, कर रहे थे, फिर वो चैलेंज एक और भी है। जी सर, जी सर। दूसरा, मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए 2024 के इलेक्शन में। क्या कुरान पाक पे कमरुस्लाम साहब दूसरा हल्फ देंगे कि वो इलेक्शन जीते हुए? और सर मैं देंगे, उनका कुरान पाक लीडर पे है, उनको हल्फ देता श्योर हूं। है, वो कहीं पर भी हल्फ देने को मैं तैयार कुरान होंगे। मैं अभी पाक उनसे पे पूछ हल्फ लेता देता हूँ। हूं। सुने, मैं कुरान पाक पे हल्फ देता हूं कि मियां नवाज शरीफ और कमरुस्लाम दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद और शौकत बसरा दोनों इलेक्शन जीते हुए हैं। सर छोड़ दें सबकी बसरा बात। साहब क्या एक क्या सेकंड, है? बसरा साहब चलें रुक जी, जाइए। अब राजू मुझे साहब मौका सर एक दे। सेकंड, सर अब राजू साहब मुझे एक सेकंड। मौका। सर अब एक मुझे सेकंड। मौका दे जी दें, उधर ही आ रहा हूं, सर मैं आप ही को जवाब दे मौका दे दूं रहा हूं, ना। सर आप ही को मौका दे रहा हूं। सादा सा सवाल है कि आप इन दोनों सीटों पे हल्फ देने को तैयार है कि आप लोग जीते हुए? सादा सवाल। मैं यही कह रहा हूँ ना। देखें, मैं दो बातें कर रहा हूँ ना। देखें, हमारी तरफ से भी इसी किस्म के इन्होंने ये पर्सनल किस्म के एलिगेशंस लगाए, मेरी तरफ से भी है। ये आए और ये हलफ साथ दे दें कि जनाब ये जो अभी जादू टोने के जरिए वजीर आला लगाए जाते थे, ये जो गोगी जो कुछ करती ले लें थी, जवाब। उसका माल जो ले है लें वो जवाब। वहां तक नहीं पहुंचता था, ये हलफ दे दें, उसी के साथ जोड़ लें तो हम ये कर लेते हैं। एक सर बात- डन हो गया, और डन हो गया दूसरी सर, ये तो बात- बड़ी सुन ले डन डील सर, समझे, आसान सा काम है। सुन ले जी जी। सुन ले। इसके बाद जो अमेरिकी अदालतों वाले बहुत से मुकदमात हैं, उस पे आके तो वो अब दे इलेक्शन से दे, भाग साथ गए। वो घड़ी अब वाला इलेक्शन मिला से दे भाग गए। हाँ। कि ये घड़ी इन्होंने चोरी करके तो वहां पर नहीं बेची थी। तो अगर ये कुरान का ही फैसले करने हैं तो मतलब 5 सर ये तो डील मैं डन चार होनी में चाहिए, तो जाता बड़ा हूं, आसान सा 3-4 तरीका है, में मुसलमान के लिए ये तो इससे आते बड़ी हैं। बात ही नहीं हो सकती कोई। नहीं, गुजारिश ये है कि ये उसके लिए इलेक्शन पिटीशंस का एक तरीका मौजूद है। इलेक्शन पिटीशंस हुई है, इलेक्शंस की वो मौजूद है। ये इसकी जो है सर ना, मतलब सर फिर या राजा तो ये साहब, कहें कि मैं वापस बसरा साहब ये कुछ मुझे ऐड करना बताएं। चाह रहे हैं। बसरा साहब कुछ ऐड नहीं, बसरा साहब। नहीं, बसरा साहब तो देखे ना, बसरा साहब तो हमेशा वो वाली बातें करते हैं कि जो वो मैंने इसीलिए बयान किया कि ये इस काम के माहिर हैं। इनको इस मामले में जो है ना, इन्होंने हमेशा, यानी उस वक्त भी ये जब करते थे तो गाली गलौज की हद तक चले जाते थे, यार, अब तो मैंने पर्सनल कोई गाली नहीं बातें दी यार। इन्होंने नहीं एक सर, अब दफा तो उन्होंने बड़ा मुझे महज़ब सी ऑफर दी है। अंदाजा करें राजा साहब कि ने तो जब बड़ी ये महज़ब सी वाक़या ऑफर हुआ थी। था तो सुन लें जी, मेरी बात सुन। देखें, आप फरीक तो ना बने ना इस सर मामले में। महज़ब सी ऑफर दी है, मैं तो आप ऑफर का मुझे बात कर रहा हूँ कि कल मेरा तो नहीं। सर एक मौका अच्छा है कि कल देखिए, 12 वो बजे इकट्ठे हो कौन जाते हैं सा- सारे। नहीं, आप क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? ये कौन सा नुस्खा है कि जनाब जो कुरान मजीद पे जाके तो फलां चीज का मैं इनसे हलफ मांगू, मैं इनसे टहरियान का हलफ मांगू, मैं गोगी का मांगू, हाँ, मैं उस पास जो है है। उसका मांगू, मैं जादू टोने का मांगू, मैं कहूँ ये कहें जी ये रोज बयान देते हैं, कहें ये इकोनॉमिस्ट की कहानी झूठी अपनी है, मौका दीजिए। मैं कहूँ कि जी ये जो तावीज गंडे के जरिए हुकूमत चलाते थे ये झूठी है, इसका कुरान दें। ठीक बात। तो फिर तो आइन और कानून को पसे पुष्ट रख देते हैं, फिर किसी जगह पे चौक पे कुरान के नुस्खे सजा दें और हर तरफ जो है वो लोग आके, तो कुछ चीजों की कोई लॉजिक होती है। सर ये चले मैं जरा सियासी बसरा साहब का इस पे जवाब ले लूं, फिर आगे उसके चलते हैं, लिए फिर से आगे चलते हैं। अदालती निजाम मौजूद है। अब मुझे मौका दीजिए। ये हमेशा मतलब इनका तरीका वतीरा हर जगह पे ये, और इस सर- तरीके से मैं समझता हूँ वो चूंकि ये दूसरी जमातों से आए हुए हैं ना, ये हम पे भी ये इल्जाम लगाते हैं। बसरा वो साहब- उनका तरीका ये होता है कि वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो फिर दूसरे सूबों में भी जा घुसते हैं, कभी पेशावर जाके अब खड़े मुझे होते बात हैं, करने कभी दें। पिंडी सर अब मैं जरा जवाब भी खड़े ले होते लूं हैं। ना, मेरा ऐसा और जरा ये- जवाब भी ले लूं, मैं जवाब भी ले लूं सर। छोड़ देते हैं मियां नवाज शरीफ को। मैं और दोनों भाई आपस में प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इन जी। इलेक्शन की सियासत की ये हैसियत रह गई है कि राजा कमरुल इस्लाम जो अपनी मुस्लिम लीग नून नुमाइंदगी कर रहा है, ये बेचारा मेरा भाई इलेक्शन हारा हुआ है। अगर ये जीता हुआ है, मैं कहता हूं कि राय साकब खर साहब आप प्रोग्राम करें जी। कि गांव जाके या फैसल मस्जिद में आ जाए, मैं भी आ जाऊंगा। ये कुरान पाक पर हलफ दे दें ये इलेक्शन जीते हुए, मैं सबसे माफी मांगूंगा और ये समझूंगा कि मियां नवाज शरीफ भी इलेक्शन जीता हुआ है। ओए। दूसरी बात, यार आप ये मैं चार चैलेंज चीजों देता का हूं। हलफ आप अच्छा, दे बात दें, तो मैं सुन भी लो। दे दूंगा।
बात तो आप सुन दे ले, देना, बात तो मैंने सुन। कहा दूसरा है ना challenge, आपको कि आप, दूसरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट बात तो किया करने कि दे रहे आप यार, ये आप 4 interrupt कर चीजों देते का हैं। हलफ दे, आप आप इंटरप्ट इनका कर दे, देते हैं, मैं भी मैं दे उसका दूंगा। जवाब देता हूँ, उसका जवाब भी सुन ले। अच्छा, या मैं हलफ देता हूँ कि राजा कमरुस्लाम और नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं और शौकत बसरा इलेक्शन जीता हुआ है, डॉक्टर यास्मीन इलेक्शन जीती हुई है, या मेरे से हलफ ले लें। आगे चलते हैं। अब नहीं, आप ये उन है 4 चीजों पे कहें अब ना जो मैंने बात तो कहा सुन है, ले, अब बात तो सुन ले, मैं भी बात दे तो दूंगा, सुन ले। आप अब दें। मैं फिर हल्फ पे बात चली गई हुई है, उसमें आके अब जरा एक दूसरे को मुकम्मल कर लेने दे दो कि सियासत में अल्लाह करे कि मुल्क में ऐसा निजाम आ जाए कि हमारी अदालतों अच्छा, से ही अब मामलात हालत खत्म हो ये जाए, है, हल्फ तक हमें ना राय जाना साकिब पड़े। साहब, जी राय साकिब साहब, अब हालत ये है जी कि ये जो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बेचारे अगर आज फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें, ये वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये इररेलेवेंट लोग हैं। ये लोग, इनको लोग क्या समझते हैं, ये लोग अवाम में गाली बन चुके हैं कि ये चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, 530 अरब का तो अभी डाका डाला है इन्होंने। 2 साल इनको जब आप जाहिर है अवाम से सर, वोट उसमें लेकर सभी नहीं गवर्नमेंट आए। जो है उनके बारे में IMF की रिपोर्ट है, उनके अच्छा, मेरी सारे बात माजी की मुकम्मल कर लो ना, गवर्नमेंट। बात मुकम्मल कर। जी मैं, इन्होंने इतनी देर बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया ना। मैं कहता हूं कि हम बात यहां से शुरू हुए थे कि जी इलेक्शन, सियासत, क्या सूरत चल रही है। ये असल है इनका चेहरा। 17 सीटों के साथ अगर मुल्क का कोई आइन या कानून इजाजत देता है कि शहबाज शरीफ बेचारा जो अपना इलेक्शन हारा हुआ, नवाज शरीफ जो MNA नहीं बन सका, मरियम बीबी जो अपना इलेक्शन हारी हुई, कमरुस्लाम जो अपना इलेक्शन हारा हुआ, वो कमिश्नर बेचारा जिसने कहा था पूरा डिवीजन रावलपिंडी और कमरुस्लाम साहब का हल्का उसी में आता है, उस बेचारे को गायब कर दिया गया। आज तक उसका नहीं पता कि वो कहाँ है, उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। और अब बातें आगे से क्या करते हैं, कमिश्नर साहब पे राजा साहब मुस्कुरा पड़े हैं, वैसे कमिश्नर साहब के अच्छा नाम सुन तो पे लेना, उन पे अब मुस्कुराए। राजा साहब वो ही नहीं को कहा। मैंने कहा था, राजा साहब मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हाँ, मैं तो गुजारिश ही की थी अगर आप इलेक्शन सुन ले सर बसरा साहब आप दोनों थैंक यू। चीजों का हलफ रख लेना। बसरा मैंने साहब तो आपको यही जवाब दिया। थैंक यू राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत थैंक यू। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, और सीरियस नोट जाते जाते, क्या ही अच्छा हो कि आपके और मेरे मुल्क में निज़ाम इतना स्ट्रेंथन हो जाए, डेमोक्रेटिक निज़ाम इतना स्ट्रेंथन हो जाए कि ये जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जो हमारी अदालती निज़ाम है, ये इतना तगड़ा हो जाए, इलेक्शन कमीशन का निज़ाम इतना तगड़ा हो जाए कि किसी को टीवी पे बैठ के हल्फ की ऑफ़र ना करनी पड़े। ये यहाँ पर बैठकर इतना पग्गा हमारा तगड़ा सिस्टम हो डेमोक्रेटिक, इनको पता हो गया जो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा वो बिल्कुल ठीक करेगा, और अगर मेरी रिजर्वेशंस हैं तो उसको एड्रेस करेगा। लेकिन क्या करें कि इस जमहूरी निज़ाम के अंदर सियासी जमातें एंड में आके यहीं पर कहानी आके ख़त्म करती है कि भाईजान सादी सी बात है कि हल्फ दे दें, हल्फ दे दें और हल्फ के बाद देखेंगे कि क्या कहानी है क्या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।